Hello everyone, welcome to Only IES. So in the series of Prelims 2022 Economy, we will discuss today the most important chapters among the in economy subject, that is economic growth. देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो इकोनॉमी के बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि इकोनॉमी के बेसिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से कौन सा है, तो ये वो चैप्टर है। हमें जब हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बेसिक समझाया जाता है कि भाई ये बेसिक है। तो इकोनॉमी में जो बेसिक है वो यही चैप्टर है कि जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नेशनल इनकम क्या है, वो सब इसी चैप्टर से बनता है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है, हम सीधा सीधा बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जब कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। जी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है जब कंट्री में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। क्या मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ का? इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है जब कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में इंक्रीज हो रहा हो, इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। मतलब आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें और एक चीज जो इंक्लूड होती है, मतलब कंट्री में इनकम बेस बढ़ रहा हो। कंट्री में इनकम बेस बढ़ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हो, इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट करते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे सर फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आप डेवलपमेंट शामिल नहीं कर रहे तो ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं आपको इसका रीजन भी देता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जापान का। जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ, जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वो अच्छी भी है, काफ़ी बेहतरीन है, डेवलप्ड कंट्री है जापान। तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट इस कंटेक्स्ट में नहीं है कि वहाँ पर हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। क्यों हेल्थ इश्यूज हैं? क्योंकि वहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पर पल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो तो वहां पर डेवलपमेंट बाकी सेक्टर्स में भी हो रहा हो। मतलब अगर आज मैं भारत की बात करूं तो भारत में जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन भारत में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, भारत में हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, भारत में इलिटरेसी बहुत है, भारत में एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स बहुत है, भारत में रीजनल इनइक्वालिटी बहुत है। तो हम ये कह नहीं सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने पे डेवलपमेंट होता ही होता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप इंटरचेंज मत करिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाए, जब इनकम बेस इंक्रीज हो जाए, जब आपकी कंट्री में जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाए, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब ये जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में बढ़ोतरी कैसे होती है, इन सबको हम बाद में समझेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक आर्थिक सुधार जो आपकी कंट्री में हो रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो फैक्टर्स में सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे? जितनी आपकी कंट्री में स्किल्ड लेबर होगी, जितने आपकी कंट्री में लिटरेट पॉपुलेशन होगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के चांसेस होंगे। क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होगी, आपकी जो वर्क फोर्स होगी, अगर वो कॉम्पिटेंट होगी, कमिटेड होगी, लिटरेट होगी, तो उससे बेहतर क्या होगा? उससे बेहतर ये हो जाएगा कि आपकी कंट्री में वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्शन में एड ऑन होगा। तो मानवीय संसाधन जितना आपके देश में बेहतर होगा, उतना ही आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटर ह्यूमन रिसोर्स टर्न आउट टू बेटर स्किल्ड लेबर एंड टर्न आउट टू बी बेटर फैक्टर which led to economic growth in overall country. So इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रेलवेज आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पोर्ट्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एयरवेज आता है।
ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी है। जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। आज सपोज करिए आपने कोई गुड्स बनाए गुजरात में, अब आपको उसको अरुणाचल प्रदेश भेजना है थ्रू रोड, ठीक है। अगर वो मान लीजिए 5 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं, रोड टूटी हुई है, समय पे गुड्स पहुंच नहीं रहे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, अगर जो गुड्स हैं वो डिलेड पहुंचेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, और अगर वो 1 दिन या 2 दिन में उनको पहुंचना है, तो या तो आप उसको एयरवेज से पहुंचाओ, लेकिन अगर एयरवेज फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है तो यू कैन हैव ऑप्शन ऑफ थ्रू रोड और रेल। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा है, रोड की हालत खराब है, तो उस वजह से क्या होगा, गुड्स टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर होगी। रेलवेज, रेलवेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो लॉन्ग रूट्स होते हैं जहां पे आपको बल्क में गुड्स सेंड करने होते हैं, तो रेलवे इज द बेस्ट ऑप्शन टू सेंड द गुड्स। लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या है, भारत में इशू ये है कि फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों सेम ट्रैक पे रन करती है। अब पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 50 से 60 के बीच में होती है, और जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी स्पीड अराउंड, जो अच्छी ट्रेन हैं वो 100 के आसपास तक रन करती हैं, या 90 से 100 के बीच में रन करती हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली पहला जो क्लियरेंस होती है वो आप पैसेंजर ट्रेन को देते हो, इस वजह से जो आपकी फ्रेट ट्रेन है वो डिले होती है, लेट होती है, पहुंचाने में टाइम लगता है उनको, और उसके अलावा सिग्नल क्लियरेंसेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से गुड्स की जो टाइमली डिलीवरी है वो हैम्पर होती है। देन पोर्ट्स, पोर्ट्स में भी जो टर्न अराउंड टाइम है वो भारत में काफी ज्यादा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है, जैसे कोई जहाज भारत से मिडिल ईस्ट जा रहा है, अब वो जितनी देर में मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, वहां से वापस जब वो इंडिया आएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम इंडिया में मोर देन 2 डेज है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो, स्पेशली सिंगापुर की अगर मैं बात करूं, तो वहां का टर्न अराउंड टाइम 1 दिन का है। तो जितना स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड टाइम होगा उतना जल्दी गुड्स पहुंचेंगे, और शिप तो इज द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म, वाटरवेज इज द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, बल्क क्वांटिटी जा सकती है, और उसके अलावा सेफ मोड रहता है एक। तो पोर्ट कंजेशन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो जितना ज्यादा बेहतर होगा, एयरवेज जितनी आपकी फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी एक जगह से दूसरी जगह पे, उतने ज्यादा आप गुड्स को भेज सकते हैं, उतने ज्यादा आप पैसेंजर्स को भेज सकते हैं, तो दैट एनहांसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर योर कंट्री। अब तीसरी चीज आती है प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए रिसोर्सेज के संदर्भ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, और दूसरा है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। अगर आपके देश देश में रिसोर्स अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है भाई, संसाधन जितने आपके पास उपलब्ध होंगे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आपके देश में संसाधन उपलब्ध हैं और उन संसाधनों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। एशिया और अफ्रीका में प्रॉब्लम यही है कि यहाँ रिसोर्सेज तो भरपूर मात्रा में, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की। भाई एक तो ये बात हो कि आपके कंट्री में रिसोर्सेज ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। जैसे आज पेट्रोल है, अब पेट्रोल हमारे लिए टोटली हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है पेट्रोल पे, तो बात ही खत्म हो गई भाई, अवेलेबल ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे गैस रिजर्व्स आपके पास मौजूद हैं वेस्टर्न राजस्थान में, अब गैस रिजर्व्स आपके पास में, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सट्रैक्ट करने की, तो फिर वो एक नेगेटिव चीज है। दूसरी चीज होती है यूटिलाइजेशन। चलिए आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, अब आपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, लेकिन आपकी कंट्री में ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर वो क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, कमिटेड, कम रिसोर्सेज हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचते ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितना सही तरीके से आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल करोगे उतना ही बेहतर आपकी इकोनॉमी रिकवर होगी, उतना ही बेहतर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो अवेलेबिलिटी एक अलग बात है, यूटिलाइजेशन एक अलग बात है, और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सबसे बेहतरीन है। चौथी चीज आ गई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का भी डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ से। कैसे, जितनी बेहतरीन आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, जितना बेहतरीन आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब होता है, जिस कंट्री में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा हो, जिस कंट्री में यंग ब्लड ज्यादा हो। अब भारत फॉर्चुनेट है
कि यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पर यूथ पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली वहाँ एनर्जाइज यूथ होगा। वो अब अगर उस एनर्जाइज यूथ को आपने सही डायरेक्शन में पुट ऑन कर दिया, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही से होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, डेवलपमेंट होगा, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, फॉरेन कंट्रीज आपकी कंट्री में इंटरेस्टेड होगी। लेकिन वहीं अगर आज मान लीजिए कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज वाली ज़्यादा है। अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ऑब्वियसली दे लैक एनर्जी इन कंपैरिजन टू व्हाट द यंग पॉपुलेशन हैज। सो दिस क्रिएट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक यूरोप, फॉर कंट्रीज लाइक इन यूरोप और फॉर जापान। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी उतने बेहतरीन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। अब आप इस बात को भी बहुत ध्यान से समझो। इस बात को बहुत ध्यान से समझने का क्या मतलब है, मैं आपको ये भी बहुत ढंग से समझाता हूँ। जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी बेहतर है, उस कंट्री का डेवलपमेंट तय है। कैसे तय है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं। देखो, अगर आज आपकी टेक्नोलॉजी बेटर है, आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो उतना ही ज़्यादा आप फटाफट से प्रोडक्शन कर सकते हो, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका। जैसे एक मान लो कि आज आज सपोज करिए यूएस 1 घंटे में 10,000 गुड्स बनाता है। भारत उन्हीं गुड्स को बनाने में लेता है 5 घंटे। सूडान उन्हीं गुड्स को बनाने में लेता है 2 दिन। ठीक है, येमेन उन्हीं गुड्स को बनाने में लेता है 7 दिन। तो आप देखो कि यही डिफरेंस होता है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का। तो जितनी ज्यादा एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजी में, जितना ज्यादा आप अपने आप को इक्विप कर लोगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, उतना बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो आपको पता है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के बेसिस में जो डिफरेंस है वो इन 4 बेसिस पे ही है। एजुकेशन, एजुकेशन को मैं जोड़ूंगा स्किल के साथ में। दूसरा टेक्नोलॉजी। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन। इस बेसिस पे ही कंट्रीज में डिसाइड हो जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलप है। तो आप कंपेयर कर लो यूएस, इंडिया और सूडान को। इन 4 पैरामीटर पे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ वेलफेयर ऑफ पीपल भी जोड़ा जाएगा। अगर लोग खुश नहीं है तो वो कंट्री डेवलप इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है। अब एक बात ध्यान से समझिए। आज जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन भारत में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, भारत में डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, भारत में हैप्पीनेस नहीं है, एनवायरमेंट डैमेज बहुत है, तो वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन भारत में ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर आप बात करो तो वहां पर वेलफेयर कंपोनेंट होना मस्ट है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा नंबर्स में होता है, 6%, 8%, लाइक दिस। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव बेसिस पे होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग कैसी जी रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, दैट इज क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा यूनिडायमेंशनल है, एक डायरेक्शन में मूव करता है, इट ऑलवेज मूव इन वन डायरेक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती, इसमें सैनिटेशन भी आता है, इसमें हेल्थ भी आती है, इसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है, एनवायरमेंट भी आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के नहीं मतलब हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए लेकिन डेवलपमेंट ना हो। आपकी कंट्री में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है लेकिन पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, एनवायरमेंट डैमेज बहुत हो रहा है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, दैट कैन हैपन। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती। आज अगर आपको डेवलपमेंट कराना है, आप चाहते हो कि एजुकेशन अच्छा हो, आप चाहते हो अवेयरनेस हो, सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, तो बिना पैसों के ये, बिना ग्रोथ के ये पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं इसको हम समझेंगे थोड़े टाइम बाद। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको भी हम समझेंगे इन फर्दर लेक्चर।
अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बहुत सुना होगा आपने, मेरे मुंह से आपने कई बार अब सुन लिया होगा। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, all final goods and services that are produced that are produced in our country that are produced in our country during a financial year, during a financial year, it is called as जीडीपी। इसे हम जीडीपी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं भैया, देख लेते हैं पहले। सबसे पहली चीज तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल की तो कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट किया जाएगा। दूसरा, प्रोड्यूस्ड इन आर कंट्री, हमारे देश में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। उसका प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? हमारे देश में होना चाहिए। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो पहली चीज तो यहाँ फाइनल हो गया, दूसरा प्रोड्यूस इन आर कंट्री, तीसरा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। मतलब वो वस्तुएं या सेवाएं जो भारत में, जिनका उत्पादन भारत में हो रहा हो एक आर्थिक वर्ष में, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक आर्थिक वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट के बैट का। क्रिकेट के बैट में सबसे पहले जो लगती है वो लगती है लकड़ी। ये जो लकड़ी है ये प्राइमरी सेक्टर से आती है। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां से ये लकड़ी आती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इस लकड़ी को कन्वर्ट करता है बैट में, उसको शेप देता है बैट की, बैट की शेप देता है उसको। सर्विस टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर क्या करता है, इस बैट की पैकिंग करता है, फिनिशिंग करता है, इस बैट को लेबल करता है, ठीक है, इस बैट पे ब्रांडिंग करता है। फाइनली ये बैट रेडी टू सेल है। तो ये जो रेडी टू सेल वाली कंपोनेंट है इसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। इसका मतलब वो जो लकड़ी का कंपोनेंट था और जो बैट वहां बन रहा है वो ऑलरेडी इसमें शामिल होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कि ये कैसे शामिल होता है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझिए कि जो फाइनल गुड है, कि जो बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, उसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। और वो हमारे देश में बनना चाहिए, मतलब फॉरेन से आया हुआ गुड हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता। सिमिलरली फॉरेन से आई हुई कोई इनकम भी है वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होती। उसको कहाँ काउंट होती है इसको भी समझेंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में ये चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो एक साल में प्रोड्यूस हुई हो करंट मार्केट प्राइस पे, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे आपने क्रिकेट बैट बनाया जनवरी 2022 में, अब जनवरी 2022 में आपने एक क्रिकेट बैट बनाया, तो जिस दिन आप उस बैट को बनाकर बेच रहे हो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। करंट मार्केट प्राइस कितनी है उसकी 15 जनवरी 18 जनवरी को, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का क्या मतलब होता है कि हमने 1 जनवरी को ही डिसाइड कर लिया कि हमें साल भर में 1000 बैट बनाने, और एक बैट को हम 2000 रुपए में बेचेंगे, कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लकड़ी, कंसिस्ट द कॉस्ट ऑफ वुड, कंसिस्टिंग द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, पैकिंग, फिनिशिंग, ग्रिपिंग, एवरीथिंग। तो इसमें हमने एक प्री डिटरमाइंड प्राइस बना ली, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। वही रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि साल भर में लकड़ी की कॉस्ट में कितना एडजस्ट चेंज हो सकता है, पैकिंग की कॉस्ट में कितना चेंज हो सकता है, लेबर कॉस्ट में कितना टर्न अराउंड हो सकता है, इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है अभी के लिए आप सिंपल समझिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। बस अभी आप ये समझो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आज मेरी दादी माँ ने मेरे बर्थडे पे मुझे 1000 रुपए दिए। मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे बर्थडे पे मुझे 1000 रुपीज दिए।
अब ये 1000 रुपीज में आज मैं फॉर एग्जाम्पल 4 बर्गर्स खा सकता हूँ, एक एग्जाम्पल है। आज इस 1000 रुपये में मैं 4 बर्गर खा सकता हूँ। मैंने इस 1000 रुपये को अपने पर्स में रखा, ये मुझे दादी माँ ने दिया 2022 में। आज मैंने इस 1000 रुपये को अपने पर्स में रखा और 2027 में वापस मैंने इस 1000 रुपये को सोचा कि अब मैं आज इसके बर्गर खाऊंगा। तो उस समय हो सकता है जो बर्गर में रॉ मटेरियल यूज होता है, बन यूज होता है, चीज यूज होता है, टोमेटो, अनियन, जो भी यूज होता है, हो सकता है उस समय उनकी प्राइस बढ़ जाए और मैं सिर्फ 2 ही बर्गर कंज्यूम कर पाऊं। तो मनी की जो वैल्यू होती है विथ टाइम लूज होती जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब नॉमिनल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हो। ठीक है। वही रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो। इसीलिए जब मैंने ये कंप्यूट किया कि मुझे साल 2022 में 1000 बैट बेचने हैं, 1000 रुपए प्रति बैट के, तो मैंने उसमें इन्फ्लेशन कॉस्ट को एडजस्ट कर रखा है कि भाई लकड़ी की प्राइस हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए, लेबर कॉस्ट फ्यूचर में बढ़ जाए, जो पैकिंग मटेरियल होता है वो फ्यूचर में बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन काउंट नहीं करते, आप सिर्फ ये सोचते हो कि आज की प्राइस कितनी है, उसके बेसिस पे मैं इस बैट को बेच दूंगा। दैट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट बेस प्राइस पे होती है, रियल जीडीपी हमेशा बेस प्राइस पे होती है। वैल्यू ऑफ जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि इसमें करंट प्राइसेस को काउंट किया जाता है। रियल जीडीपी हमेशा लेस होती है क्योंकि इसमें आप फोरकास्ट करते हो आने वाले समय में, बेस ईयर को कंसिडर करते हुए। नॉमिनल जीडीपी क्वार्टर के कंपैरिजन में हेल्प करती है कि भाई जैसे आज फर्स्ट क्वार्टर है, जनवरी से मार्च फॉर एग्जांपल। ये वैसे तो पहला क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से जून होता है। आपने अप्रैल से जून में देखा कि नॉमिनल जीडीपी 6% है। आपने फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक देखा कि जो सेकंड क्वार्टर है उसमें जीडीपी 8% हो गई। तो ये नॉमिनल जीडीपी अपने स्मॉल टाइम बेसिस पे करते हैं। रियल जीडीपी हमेशा काउंट होती है ईयर बाय ईयर। कि 2020 में हमारी ग्रोथ 6% थी, 2021 में 7% है। तो यहाँ पे आप ईयर को कंपेयर करते हो विथ बेस ईयर। बेस ईयर मतलब एक वो साल जो स्टैंडर्ड ईयर होता है, उसके बेसिस पे आप चीजों को काउंट करते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा साल जो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ईयर हो, जो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ईयर हो। भारत में फिलहाल जो बेस ईयर है वो 2011-12 ले रखा है। 2011-12 एक ऐसा बेस ईयर है जो एक स्टेबल ईयर है, जहां पे भारत ने ग्रोथ देखी है, जहां पे भारत भारत में ग्रोथ हुई है, जहां पे कोई ऐसा डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई खराब चीज नहीं हुई जिसने इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया हो। तो 2011-12 के बेसिस पे जब हम 2021-22 को कंपेयर करेंगे, उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। क्यों? हम ये देखेंगे कि 2011-12 में अगर हमारी ग्रोथ रेट 7% है और आज 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 9% है, तो मतलब रियल जीडीपी में इंप्रूवमेंट हुआ है। वहीं नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वो करंट ईयर के बेसिस पे काउंट की जाती है। ध्यान रखिएगा, बेस ईयर कभी भी वो साल नहीं लिया जाएगा जो अनस्टेबल हो। जैसे 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं लेंगे क्योंकि उस समय कोविड था, सिचुएशन बहुत खराब थी। तो बेस ईयर हमेशा एक स्टेबल ईयर लिया जाता है और उसके बेसिस पे आपकी जीडीपी में कंपैरिजन होता है कि अच्छा ठीक है, मतलब 2011-12 में हमारी जीडीपी 7% थी, अब उसके कंपैरिजन में 2021-22 में कितना जीडीपी में इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज टर्न आउट टू बी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्शन इतने बेहतर तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि ये करंट बेसिस पे। आज सपोज करिए 2022 में आपकी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, सरकार ने नई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी क्योंकि इलेक्शन ईयर है यूपी में, तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में पैकेज बढ़ा दिया, मनरेगा में पैकेज बढ़ा दिया, तो आपकी ग्रोथ बढ़ गई। ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी 2022 की बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 2023 में जैसे इलेक्शन पूरे हुए, मान लो सरकार ने नया कोई डेवलपमेंट प्लान लॉन्च नहीं करा, नया कोई स्कीम लॉन्च नहीं करी इतनी बेहतर, नया कोई फाइनेंशियल पैकेज लॉन्च नहीं करा, तो हो सकता है 2023 में, हो सकता है 2023 में आपकी इकोनॉमी एकदम से गिर जाए, हो सकता है 2023 में आपकी इकोनॉमी एकदम से गिर जाए। तो नॉमिनल जीडीपी में आप प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर टू मेजर द जीडीपी और टू मेजर द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ योर कंट्री। बट रियल जीडीपी इज ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर क्योंकि इसमें आप बेस ईयर को लेकर चलते हो, आप ये डिटरमाइन करते हो कि अच्छा बेस ईयर में इतना डेवलपमेंट हुआ है और करंट ईयर में मैं बेस ईयर से जब कंपेयर कर रहा हूं तो इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है। मतलब 2011-12 में अगर मेरी इकोनॉमी में 7% ग्रोथ थी
और 2022 में मेरी कंट्री में 5% ग्रोथ है, तो मैं बेस ईयर के कंपैरिजन में अगर आज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखूं तो वो कंपैरेटिवली कम है। हो सकता है हो सकता है 2020 में मेरी ग्रोथ 4% हुई हो और 2021 में मेरी ग्रोथ 5% है। देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी तो मेरी इंक्रीज हुई है, 4% से 5% हुई है। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं 2011-12 से रियल जीडीपी से, तो मेरी जीडीपी में गिरावट है। तो यही लोगों को समझ में नहीं आता। अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ये बोलती है हमने 9% ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, हम 14% ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। अरे भैया पहले ये तो देखो कि 14% ग्रोथ रियल पे है या नॉमिनल पे है। अब दिखता क्या है, सरकार अखबार में क्या आता है, भारत की जो जीडीपी है वो 9% पहुंच गई। क्या ये 9% सच वाली है? जी नहीं, ये 9% सिर्फ उस साल की है। आप किसी भी क्वार्टर में, किसी भी साल में आप 10-15 स्कीम लॉन्च कर दो, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दो, आप मनरेगा में पैसा बढ़ा दो, आप आत्मनिर्भर भारत में 3-4 हजार करोड़ और डाल दो, आपकी उस महीने की ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप अपनी ग्रोथ को कंपेयर करोगे साल 2011-12 की ग्रोथ से, तब आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि अच्छा, तो जब मैं रियल जीडीपी से कंपेयर कर रहा हूं, बेस ईयर से कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ हो ही नहीं रही। यही कॉन्सेप्ट आम लोग नहीं समझ पाते और ये समझते हैं, लोग लड़ते हैं इस बात पे कि देखो करंट गवर्नमेंट ने तो 9% ग्रोथ थी, पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पे सिर्फ 6% ग्रोथ थी। भैया पहले ये देखो कि पुरानी गवर्नमेंट की 6% ग्रोथ किसके कंपैरिजन में थी और करंट गवर्नमेंट की जो ग्रोथ है वो किसके कंपैरिजन में। जब ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कंट्री में ग्रोथ सच वाली हो रही है या नॉमिनल। तो नॉमिनल कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल ग्रोथ को बताता है और रियल जीडीपी जो है वो वास्तविकता की जो आपकी जीडीपी है उसको शो करता है। आई होप आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी काफी अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है, अब देखो यहां पर अंतर क्या है, यहां पर एक शब्द जुड़ गया नेशनल। नेशनल का मतलब है कि इसमें हम क्या इंक्लूड हो गया, इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये इसमें ऐड हो गया है। अब आपको ये समझना है, देखिए मेरे को निकालना है जीएनपी, मुझे क्या काउंट करना है, मुझे निकालना है जीएनपी, और मेरे पास अवेलेबल है जीडीपी। अब मुझे जीडीपी से जीएनपी निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? अब आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर देखो एक शब्द कॉमन है पी, पी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, ग्रॉस, ग्रॉस यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ हो रहा है डोमेस्टिक और नेशनल का। बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, ये चीज नहीं समझ में आती है लोगों को। यहां लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का। तो डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल में जाना है, तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना पड़ेगा जीडीपी के अंदर। तो जीएनपी कैसे निकलती है? जब जीडीपी में आप जोड़ देते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर आज आज सपोज करो मैं शुभम अमेरिका को, मैं अमेरिका में क्रिकेट का बैट बेच रहा हूं, मैं अमेरिका में क्रिकेट का बैट बेच रहा हूं और अमेरिका के लोग मुझे फॉर इंडियन करेंसी में, एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए दे रहे हैं या 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। और अगर मान लीजिए मैं अमेरिका से टी शर्ट्स खरीद रहा हूँ, मैं अमेरिका से टी शर्ट्स खरीद रहा हूँ और मैं 50,000 रुपए अमेरिका को दे रहा हूँ, तो मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी 50,000। तो ये इसमें जुड़ जाता है, ये जीडीपी में जब जुड़ जाएगा तो हमारा निकलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है, ये नेट होता है, नेट मतलब ये कैलकुलेट करके आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वापस रिपीट करूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए। जब आप जीएनपी निकालते हो तो जीएनपी निकालने के लिए एडजस्ट क्या करते हो, एनएफआईए माइनस एनएफटीए।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। भाई आज मैंने अगर अमेरिका को क्रिकेट बैट बेचा है और अमेरिका ने उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो मेरी इनकम है, तो वो तो मेरा आ जाएगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। लेकिन आज अगर मैं अमेरिका से टी शर्ट्स खरीद रहा हूं, तो वो मैं पैसा अमेरिका को दे रहा हूं, तो वो इस इनकम में से माइनस हो जाएगा, और जो एडजस्टेड आएगा उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें यह भी हो सकता है कि मैं क्रिकेट बैट बेच रहा हूं, उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, और मैं टी शर्ट्स जो खरीद रहा हूं अमेरिका से, उसके लिए मैं 20,000 रुपए दे रहा हूं, तो यहां पे फिर ये माइनस हो जाएगा, जीडीपी माइनस 20,000। ठीक है, तो ये होता है आपका जीएनपी। अब आप बात कर लेते हैं जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। और इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो आप ओन करते हो, इनकम भी इसमें इंक्लूड होती है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन अभी हम छोड़ रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ये हम आपको बाद में बताएंगे। प्रोड्यूस बाय होम, प्रोड्यूस बाय कौन करता है, इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा जीडीपी में, कि जैसे मान लो कोई फॉरेन कंपनी का बंदा है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अगर का ऑफिस अगर इंडिया में है और वो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा, वो भी जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया में आके गुड्स बना रहे हैं, तो वो भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा, दैट टू इज काउंटेड इन आर जीडीपी। वहीं जीएनपी में क्या होता है कि जो भारत के बाहर बन रहे हैं, जो भारत के बाहर बन रहे हैं या जो भारतीय लोग बाहर बना रहे हैं, वो जीएनपी में काउंट होगा। तो जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करते, जीएनपी में इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एनएनपी। एनएनपी से पहले एक बार एनडीपी नहीं है, हाँ पहले मैं आपको एनडीपी समझा देता हूं, एनडीपी क्या होता है। एनएनपी भी समझेंगे, उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अगर मुझे जीडीपी से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, मेरे पास जीडीपी गिवन है और मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो कैसे निकालेंगे? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अब देखो यहां पे पीपी सेम है, डीडी सेम है, मतलब यहां भी डोमेस्टिक है और जीडीपी में भी डोमेस्टिक है, तो यहां इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कोई मतलब नहीं है। यहां डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का। अब अगर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, तो अगर हमें ग्रॉस से नेट की तरफ मूव करना है, तो हमें डेप्रिसिएशन को हटाना होता है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, इसको हम समझते हैं। आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, उसकी कॉस्ट है 15 लाख रुपए। अब 2 साल बाद आप उस गाड़ी को बेचना चाहते हो, तो क्या आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे पूरे? जी नहीं, आपको उसके 10 लाख रुपए या 11 लाख रुपए या 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन जो होता है, इसको हमको हटाना होता है टू कैलकुलेट एनडीपी। अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें डेप्रिसिएशन को हटाना होगा। वहीं अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, एनएनपी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे सामने जीडीपी है और हमें निकालना है एनएनपी। अब क्या करेंगे? अब तो यहां देखो दो कंपोनेंट में चेंज है, एक तो पी और पी तो सेम है, यहाँ जीडी और यहाँ एनएन। तो पहले तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें एनएफआईए को ऐड करना होगा और एनएफटीए को माइनस करना होगा। वहीं अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। अब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक पूरा क्वेश्चन दे रहा हूं, और उससे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये सब कैसे निकाली जाती है। और इसके साथ ही फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो फैक्ट्री की होती है, जो फैक्ट्री की होती है। फैक्ट्री में जुड़ने वाली 4 तरह की कॉस्ट होती हैं, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आज सपोज करो टाटा की कोई गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है हैरियर, ले लेते हैं, टाटा की एक गाड़ी है हैरियर, ये भारत में प्रोड्यूस होनी है, मान लो ये भारत में प्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहले इसके लिए लैंड चाहिए होगा जहां पे आप फैक्ट्री डालोगे। लैंड क्यों चाहिए होगा? जहां पे आप फैक्ट्री डालोगे। इस लैंड के लिए आपको पे करना होता है रेंट। अगर टाटा ने वहां पे उसको रेंट पे लिया है तो उस लैंड के लिए उनको इसका रेंट पे करना होगा। फिर फैक्ट्री आपने डाल दी, फैक्ट्री बना दी, अब उस फैक्ट्री में क्या कबूतरों से तो ना काम कराओगे, आप किससे काम कराओगे? लेबर से। तो लेबर को आप क्या देते हो? वेजेस। फिर लेबर भी आ गई, फैक्ट्री भी लगा दी, लेकिन लेबर काम किस पे करेगा? लेबर काम करेगा मशीन्स पे। तो मशीन्स के लिए आपको चाहिए होगा कैपिटल, आपको लोन चाहिए होगा। भाई मशीनें लगाओगे करोड़ों रुपए की, तो लोन लेके लगाओगे, और लोन के लिए आपको पे करना होता है इंटरेस्ट। और कोई इतनी मेहनत करेगा तो उसको प्रॉफिट भी तो लेगा, तो एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। भाई रतन टाटा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो इसके बदले कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार चीजों से बनते हैं, वो कौन कौन सी हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चार चीजों से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनता है। लैंड के लिए आप रेंट पे करते हो, लेबर को आप वेजेस पे करते हो, कैपिटल के लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो जो लोन आप ले रहे हो, और एंटरप्रेन्योर्स को आप प्रॉफिट देते हो। तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपकी ये चीजें आ गई। लेकिन अगर मुझे अगर फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट है और मुझे इससे मार्केट प्राइस पे जाना है। मतलब आपने कई बार सुना होगा, आपका फ्रेंड नई गाड़ी लाया, नया बाइक लाया, तो आप उसको बोलते भाई ऑन रोड कितनी पड़ी? भाई ये गाड़ी ऑन रोड कितनी पड़ी? तो ऑन रोड का क्या मतलब होता है? ऑन रोड का मतलब है कि फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ा जाए। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ा जाए? तो फैक्ट्री कॉस्ट में आपको टैक्सेस को जोड़ना पड़ता है और सब्सिडीज को हटाना पड़ता है, तब जाके आपकी मार्केट प्राइस निकलती है। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में आप टैक्सेस को जोड़ते हो, जो सरकार टैक्सेस लेती है, रोड टैक्स लेगी, जो आरटीओ जिसको हम कहते हैं, रोड टैक्स लेगी। लेकिन अगर आपके गुड्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन है, तो सरकार उस पर आपको सब्सिडी भी देती है, सरकार उसके लिए आपको सब्सिडी भी देती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब टैक्सेस को जोड़ के सब्सिडी को हटाया जाता है, तो हमारी मार्केट प्राइस निकल के आती है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो हमें पता है जीडीपी हमें दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी हमें दे रखी है 1000। डेप्रिसिएशन आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये बेसिक आना चाहिए। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 200। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है 100। इनकम टू अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड जो आपने बाहर पैसा भेजा है, ये है आपका 50। टैक्सेस आपको दे रखे हैं 100 और सब्सिडियां है आपकी 50। अब आपको निकालना क्या है? आपको सबसे पहले निकालना है जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट एफसी। इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये एनएनपी एट एफसी जो है, इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे सबसे पहले निकालना है जीएनपी एट एमपी। देखो यहाँ पे क्या क्या सेम है, पहले तो ये देख लो। ग्रॉस, ग्रॉस तो यहाँ तो कोई चेंज है नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है। अब डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ भी ग्रॉस है, यहाँ भी ग्रॉस है। यहाँ पी है, पी है, पीपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है डी और ये है एन, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जीडीपी एट एफसी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, लेकिन यहां पे एफसी गिवन है और मुझे निकालना है एमपी, तो मैं यहां पे माइनस कर दूंगा, प्लस कर दूंगा टैक्सेस को,
और माइनस कर दूंगा सब्सिडी को। इससे मेरा निकल के आ जाएगा जीएनपी एट एमपी। तो निकाल लो आप, जीडीपीएफसी कितना है 1000 प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 माइनस 50 प्लस 100 माइनस 50। तो कितना हो गया 1000, 1000 दो 1200, 1200 में से 100 गए 1100, तो ये हो गया आपका 1100। तो दिस इज जीएनपी एट एमपी। अब मुझे निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो देखो यहाँ पे डीपीडीपी सेम है, डीपीडीपी सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का अंतर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और एफसी एफसी भी सेम है, तो जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रीसिएशन, बस इतना सा होगा इसमें। तो ये कितना हो गया 1000 माइनस 200, दैट इज 800। तो मेरी एनडीपी एट एफसी आ गई 800। लास्ट इज एनएनपी एट एफसी। इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस है। एफसी एफसी सेम है, तो यहाँ टैक्सेस का काम खत्म हो गया। सबसे पहले यहां पे होगा जीडीपी एट एफसी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये कितना हो गया 1000 प्लस 100 माइनस 50 माइनस 200। तो 1100, 1100 में से 50 गए 1050, 1250 नहीं कितना हो गया 250, 250 माइनस कर दो पहले तो 1000 में से, तो हो गया 750, 850, दैट इज 850। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, आपको खुद को ये करना है, मैं सॉल्व भी करूंगा लेकिन आपको वीडियो उसके लिए पॉज कर देना जब आप सोल्यूशन देखो। आपके पास है एनएनपी एट एफ सी 2000, डेप्रिसिएशन आपके पास में है 100, टैक्सेस आपके पास में है 200, सब्सिडी आपके पास में है 100, इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपके पास में है 200, इनकम टू अब्रॉड आपके पास है 300। अब आपको निकालना क्या है, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी, ये आपको निकालना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जब जितनी देर आप वीडियो पॉज कर देना, फिर आप देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। तो पहले हम निकाल रहे हैं जीडीपी एट एमपी, वो कैसे निकलेगी, एनएनपी एट एफसी। अब हमको यहां पे ग्रॉस दे रखा है, हमको यहां पे नेट दे रखा है, हमको ग्रॉस निकालना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो हर चीज उल्टी हो जाएगी। प्लस डेप्रीसिएशन, प्लस डेप्रीसिएशन प्लस आईटीए माइनस आईएफए, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे एफसी दे रखा है और हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, हमें एफसी दे रखा है और मार्केट प्राइस पे जाना है। इसका मतलब तो सिंपल सा हो गया, एफसी गिवन है और मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या हो गया प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये आप कर लो, ये आपका हो गया 2000 प्लस 100 प्लस 300 माइनस 200 प्लस 200 माइनस 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपका आ गया 2300 जीडीपी। तो आप कैलकुलेट करके देखो आपका 2300 ही आ रहा है क्या। नेक्स्ट है जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी क्या निकलेगा, एनएनपी एट एफसी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी। बाकी यहाँ पे हर चीज सेम है, सिर्फ आपको नेट से ग्रॉस जाना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये कितना हो गया 2000 प्लस 100, तो ये आ गया आपका 2100। और लास्ट है आपका एनडीपी एट एमपी, तो एनएनपी एफसी, नेट नेट सेम है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, प्लस आईटीए माइनस आईएफए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हो गया 2000 प्लस 200 माइनस 300 प्लस 200 माइनस 100। तो कितना हो गया 200 और 200 400, ये तो पूरे कट गए, 2000 आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से हम ये काउंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए।
अगली क्लास में हम जीडीपी के मेथड्स को एस्टिमेट करेंगे कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है, ट्रांसफर पेमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी डिफ्लेटर, ग्रीन जीडीपी, जीडीपी और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था। नेक्स्ट में हम पार्ट 2 करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।